हेलो बैक बेंचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए एक्सरसाइज, एक नए टॉपिक की ओर, जो कि है हेरिडिटी। इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो डिलीट कर दिया गया है, इसलिए उसको पढ़ना नहीं है। इस बार सीबीएसई में सिर्फ हेरिडिटी आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन पढ़ लेते हैं कि यू कांट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ विंड बट यू कैन एडजस्ट योर स्नेल्स। मतलब आप हवा की दिशा को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने पालों को समायोजित कर सकते हो। ठीक है, उन्हें आप एक जगह इकट्ठा कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो। कहने का अर्थ यह है कि तैयारी के लिए समय भले ही कम है, हम समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जितना ही समय है हम उसमें ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं मोटिवेशन लाइंस के साथ शुरू करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, जो कि है हेरिडिटी। और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की ओर से। तो सबसे पहले बनता है कि हम क्या करें, जो हमारा जो टॉपिक है उसका मतलब समझे कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, या ट्रेट्स, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, उसको हेरिडिटी कहते हैं। ट्रेट्स का ट्रांसफर, जैसे कि यहाँ पे आप क्लियरली ऑब्जर्व कीजिए इस वाले पिक्चर को, जिसमें ये पिक्चर है किसका, फादर का ये पिक्चर है। ठीक है, ये है मदर और ये है चाइल्ड। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, फादर और मदर, ठीक है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम, इन दोनों के बीच में जो प्रजनन की क्रिया हुई, उसके कारण ये बच्चा हुआ है, जिस बच्चे में दोनों के गुण हैं। कैसे, तो देखिए मदर के जिस तरीके से हेयर्स है उस तरीके से है, लेकिन इसका जो कट है बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी माँ की तरह दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मदर की तरह है। अच्छा, इसका जो आईब्रो है, आईब्रो देखिए, आईब्रो इसके फादर की तरह है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये चिन, ये जो यहाँ पे दिस पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जैक्टली जो है उसकी मदर की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक, उसके जो लिप्स है, लिप्स दैट इज एग्जैक्टली अपने मदर की तरह है। नोज जो है, नोज जो है वो फादर की तरह है। तो इस तरीके से आप इसमें क्लियर कट देख सकते हो कि इसमें दोनों के गुण हैं, मदर एंड फादर के गुण है। तो यही क्या हुआ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या ट्रेड्स का ट्रांसफर हुआ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और इसी को हेरिडिटी कहा जाता है। होप हेरिडिटी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, कैसे ये हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर हो जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। आखिर ये हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन जाता कैसे है, किसके थ्रू जाता है। तो आपको पता है कि मेल जो है, मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और फीमेल के अंदर भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, अब ड्यू टू द, जिसमें क्या होता है, 22 पेयर्स जो होते हैं वो सोमैटिक होते हैं, और 1 पेयर जो होता है, ठीक है, वो होते हैं सेक्स सेल्स। यहाँ पे भी 22 पेयर जो होते हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम होते हैं, और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो उन सेक्स क्रोमोसोम्स में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मियोसिस होता है, जिसके कारण क्या फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और फीमेल के अंदर ओवम या एग का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो मियोसिस क्या है, मियोसिस को कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है मियोसिस को। जिसके कारण क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 से क्या हो जाता है, 23 हो जाता है। कितना हो जाता है, 23, हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। और फीमेल के अंदर भी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस ये क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, 23 हो जाता है। अब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए हमने देखा ऊपर कि 46 क्रोमोसोम चाहिए, और इन दोनों सेल्स के अंदर क्या है, 23 क्रोमोसोम्स है। तो ये दोनों सेल्स जो है, स्पर्म और ओवम, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, और दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। जो जाइगोट जो है उसमें 23 स्पर्म से क्रोमोसोम आए हैं, और 23 दूसरे स्पर्म से ओवम से क्रोमोसोम आए हैं। दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम बनाता है, जो कि कंप्लीट सेल बन जाता है।
और उस सेल में फर्दर डेवलपमेंट होता है और ये डेवलपमेंट के कारण क्या बन जाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों के डीएनए होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेल के स्पर्म में ग्रीन कलर का डीएनए मैंने दिखाया है, ठीक है, और फीमेल के ओवम में, ओवम या एग में ब्लू कलर का मैंने डीएनए दिखाया कि ये फीमेल का डीएनए है और ये मेल का डीएनए, दोनों ऑर्गेनिज्म का डीएनए अलग अलग है। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो वहां पे देखिए एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है वो है मदर का और एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है वो है फादर का। इसका मतलब दोनों के ही गुण होंगे। और पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा कि इस चाइल्ड के अंदर मदर एंड फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थे, दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आए थे। वो क्यों? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ या फिर ड्यू टू द टर्म हेरिडिटी, इसकी वजह से ट्रांसफर हुआ था। ये जो डीएनए का ट्रांसफर है, यही डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या ट्रेट्स का इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है। चलिए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कि अगर मुझे मेरे कंप्यूटर से अगर दूसरे के कंप्यूटर में कोई फाइल ट्रांसफर करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक पेन ड्राइव लगाएंगे, अपने कंप्यूटर से उस पेन ड्राइव में हम फाइल ट्रांसफर करेंगे और वो पेन ड्राइव जो है वो दूसरे के कंप्यूटर में लगाएंगे ताकि वहां से जो वो फाइल है मेरे कंप्यूटर से वो दूसरे के कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाए। तो ठीक उसी तरीके से डीएनए जो है वो पेन ड्राइव का वर्क करता है। वो क्या करता है कि मदर एंड फादर का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन मतलब कि चाइल्ड में ट्रांसफर करने का काम करता है, वो दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने का काम करता है और एग्जैक्टली उसी तरीके का दोनों के दोनों कंप्यूटर में फाइल्स होते हैं। ठीक है, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा हेरिडिटी क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन, कि आखिर वेरिएशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी डिफरेंसेस हो, ठीक है, एनी डिफरेंसेस बिटवीन स्पीसीज और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज, कोई भी अंतर जो होता है किसी ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे जब कोई अंतर होता है या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे अगर कोई डिफरेंसेस होता है, अंतर होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि आप अपने क्लासरूम में या अपने आसपास अपने गली मोहल्ले कहीं पे भी देख सकते हो, क्या आपके जैसा दिखने वाला कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके आसपास मिला आज तक? मुझे तो नहीं मिला। ठीक है, चलिए गली मोहल्ले छोड़ देते हैं, थोड़े और बड़े लेवल पे जाते हैं, हम स्कूल्स की बात कर लेते हैं। क्या आपके स्कूल में आपका एग्जैक्ट कॉपी प्रेजेंट है? आपके जैसा एकदम दिखने वाला 100% आपके जैसे दिखने वाला कोई आदमी प्रेजेंट है? तो बताइए। स्कूल को छोड़ते हैं, आपने अभी तक इतना लाइफ जिया है, अपने लाइफ में आज तक आपने अपना एग्जैक्ट कॉपी देखा है कहीं पे भी, किसी को भी, बाजार में या फिर कहीं भी रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो पे? 16-17 साल की उम्र आपकी होगी, उसमें आपने अपना एग्जैक्ट कॉपी देखा? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएशन के कारण क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, ये वेरिएशन क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि आपने देखा था पिछले स्लाइड में कि मदर और फादर दोनों का डीएनए मिलकर के एक नया डीएनए बनाता है, जिस नए डीएनए के कारण वो ऑर्गेनिज्म जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब दिखने में एकदम एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हुआ, उनके कुछ ट्रेट्स, उनके कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ना तो अपने मम्मी की तरह दिखेगा ना ही वो अपने पापा की तरह दिखेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वेरिएशन, और ये वेरिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि अगर सारे के सारे लोग एक जैसे दिखाई देते हैं तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये लड़का जो है ये राम है, ये श्याम है, घनश्याम है, ये राधा है, ठीक है, ये सीता है? कैसे हम पता लगाते कि किसका नाम क्या है? हम किसी को भी बुलाते कोई दूसरा आ जाता, ठीक है, कोई चोरी करता पकड़ा कोई और जाता, ठीक, कोई किसी का मर्डर कर देता किसी और को पकड़ा जाता। तो ये बहुत ज्यादा केओस क्रिएट कर सकता था, इसलिए नेचर ने क्या किया, वेरिएशन क्रिएट करवा दिया, अलग करवा दिया, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग होगा ताकि हमें पता चल जाएगा। अच्छा, क्लास में मैंने इसके लिए एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि मान लो कि आपके पास 50 भैंसे हैं और आपके दोस्त के पास एक मतलब उसके पास भी 50 भैंसे है जो समस्तीपुर में रहता हो, आप अपने घर पे रहते हो। चलो दोनों दोस्त ने बात किया कि चलो आज एक साथ ही भैंस चराने जाते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आपकी 50 भैंसों की हर्डल एक साथ गई, उसकी एक साथ आई, दोनों के दोनों चल रहे थे ग्राउंड में। ठीक है, अब अचानक से उधर से शेर आ गया। अब जैसे ही शेर आता है उधर से तो क्या हो जाता है, शेर के आने के बाद एक हड़कंप समझ जाता है।
ठीक है। अब उस हड़कंप मचने के कारण सारी भैंसें जो है वो मिक्स हो जाती है, किसी तरीके से शेर को आप भगाने में कामयाब हो जाते हो। लेकिन उसके बाद कैसे आप पता करोगे कि आपकी 50 भैंसें कौन सी है, उसकी 50 भैंसें कौन सी, ठीक है, क्योंकि सारी भैंसें ब्लैक कलर की दिखाई दे रही हैं। भैंसों में ज्यादातर रिकॉग्नाइज्ड वेरिएशन आप मतलब पता नहीं कर सकते, ऐसे तो दिखता है, एक दो हो तो पता चल जाता है, 50-50 जहां पे हो वहां पे आप कैसे पता करोगे, कैसे अलग करोगे। तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि वेरिएशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरिएशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाइना के लोगों को देखो, सबका मुंह एक जैसा ही दिखाई देता है ठीक है। तो उसमें वेराइटी मतलब वेरिएशन नहीं है उसमें, मतलब पता लगाने में बहुत दिक्कत होता है कि किंग जिंग जिंगमांग कौन है, किंग सुगा कौन है, मतलब अलग अलग नाम होता है उनका, तो पता करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लेकिन अगर वेरिएशन है तो वेरिएशन की वजह से क्लियर कट आप बता सकते हो आपकी क्लास में सुधांशु कौन है, आपके क्लास में हिमांशु कौन है, प्रेमांशु कौन है, सब आप क्लियरली उसमें बता सकते हो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ या ड्यू टू वेरिएशन। अब ये वेरिएशन अराइज क्यों होता है? तो वेरिएशन एक तो जेनेटिक मेकअप में जब जिस टाइम पे डीएनए की कॉपी हो रही होती है, ठीक है, हमारे डीएनए की कॉपी बन रही होती है, उस टाइम पे अगर कुछ इनएक्यूरेसीज आ जाती है, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो उसकी वजह से वेरिएशन हो जाता है। या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, हाई टेम्परेचर या फिर रेडिएशंस, इन सब चीजों की वजह से अगर हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, हमारे डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो हमारे मतलब हमारे बॉडी में भी वो चेंजेस दिखाई देने लगते हैं और इसीलिए वेरिएशन क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो समझ गए होंगे वेरिएशन क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट है वेरिएशन हमारे लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन कैसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो जब न्यू ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करता है तो सेकेंड जनरेशन जो है, ठीक है, सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस करता है तो उसमें कुछ वेरिएशंस होती है, उसमें कुछ अंतर होता है, ठीक है, जो कि वो इनहेरिट करते हैं अपने फर्स्ट जनरेशन, मतलब उनका जो डीएनए है वो तो फर्स्ट जनरेशन से आता है, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर हो जाता है। कैसे? तो क्या हो जाता है, वही बात मैंने बताया कि आपको डीएनए कॉपिंग में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब उस एक्यूरेसी थोड़ी बहुत गड़बड़ी के कारण क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया हुआ है। पहले एक जरा थिक पेन सेलेक्ट कर लें, उसके बाद हम लोग चल यहाँ पे मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया था, ठीक है। इस बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने जैसे दो बैक्टीरियाज को जन्म दिया, ठीक है, इसने अपने जैसे दो बैक्टीरियाज को जन्म दिया। अब एक बैक्टीरिया ये हो गया और जो दिखने में एकदम लुक अलाइक है, आप देख सकते हो क्लियरली, मैं वैसा बना भी रहा हूं ताकि आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये इधर की तरफ घुमा देते हैं, इसको इसको इधर की तरफ घुमा देते हैं, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह। अब इन दोनों ने क्या किया, एक ने फिर से दो बच्चे दिए और इसने भी क्या किए, दो बच्चे दिए। अब जो ये वाला था ये एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के सिमिलर था, बट इस वाले में एक जो था, ठीक है, एक जो बच्चा था वो थोड़ा अपने पेरेंट्स से डिसिमिलर था, मतलब कि अलग था, ठीक है। उसमें कुछ वेरिएशंस आई। क्यों वेरिएशंस आई? क्योंकि डीएनए कॉपी करने में कुछ गड़बड़ हो गया था, ठीक है, डीएनए कॉपिंग में इंटरनली नेचुरली कुछ गड़बड़ हो गया था, जिसके कारण क्या हो गया, इनमें कुछ वेरिएशंस आई। अब इस वेरिएशन के कारण क्या हुआ कि इसमें एक एबिलिटी आ गई। कौन सी एबिलिटी आ गई? बट पहले जरा इसको कलर करते, जरा समझाते हैं आपको कौन सी एबिलिटी इसके अंदर ट्रांसफर हुई है। ये खा पी के ज्यादा मोटा हो गया है ठीक है, तो चलिए ये देखिए, अब इसके कारण क्या हुआ कि इसमें एक एबिलिटी आई कि पहले वाले जितने थे वो ज्यादा हीट में सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, लेकिन जो दूसरे वाले हैं वो हीट कंडीशंस में भी अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, हीट कंडीशन में भी वो सरवाइव कर सकते हैं। मतलब कि जो ये ब्लैक वाला है ये हीट कंडीशन, हाई हीट कंडीशन में भी अब ये सरवाइव कर सकता है, लेकिन ये सब जो है, ये पहले वाले जो थे, ठीक है, वो सारे के सारे सरवाइव नहीं कर पाते थे हीट कंडीशन में, इनकी सर्वाइवल नहीं हो पाती थी, इनकी सर्वाइवल नहीं हो पाती थी, इनकी सर्वाइवल नहीं हो पाती थी, प्रॉब्लम क्रिएट होता था, ठीक है।
लेकिन अब क्या हो रहा है, ये सारे के सारे सरवाइव नहीं कर पा रहे, लेकिन ये जो न्यू वैरायटी क्रिएट हुआ ये जो है वो सरवाइव कर पाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में सरवाइव कर पाता है। तो ये एक वेरिएशन का फायदा हो गया कि अब एक ऐसी वैरायटी क्रिएट हो गई जो कि हीट कंडीशंस में भी अपने आप को सरवाइव कर सकती है। तो ये एक तरीके से वेरिएशन जो है वो फायदा बनाता, फायदा क्रिएट करता है हमारे लिए, ताकि हम उस कंडीशन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी टू द इंडिविजुअल। मतलब कि वेरिएशन जो है वो स्पीसीज बेनिफिशियल होता है स्पीसीज के लिए, ठीक है, जबकि इंडिविजुअल लेवल पे अगर वेरिएशन हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो वेरिएशन जो है वो सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इन्वायरमेंटल सिचुएशन में सर्वाइवल के लिए वेरिएशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वेरिएशन होता रहना चाहिए। अगर किसी एक पॉपुलेशन में, ठीक है, या एक पॉपुलेशन के रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में चेंजेस आ जाता है, ड्रास्टिकली कोई चेंजेस आता है, कोई बदलाव आ जाता है, जैसे हमने देखा पिछले में कि बैक्टीरियाज के अंदर बदलाव आ गए थे, ठीक है, तो उस बदलाव के कारण क्या हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा हीट कंडीशन आ गया, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि बैक्टीरिया की प्रजाति जो है वो खत्म हो जाएगी। बैक्टीरिया की वो प्रजाति, अब वो जो ब्लैक वाला था वो जो है वो जिंदा कर, मतलब जिंदा रहेगा, वो अपना ब्लैक वाला प्रोड्यूस करता रहेगा, और वैसे जितनी भी प्रजाति होंगी बैक्टीरियाज की वो उस हीट कंडीशन में अपने आप को जीवित रख पाएगी। जबकि अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में, मात्र किसी एक इंडिविजुअल में हुआ रहता, और उसके बाद अगले मतलब जो अगले उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें अगर वो ट्रांसफर नहीं हुआ रहता, किसी एक इंडिविजुअल में हुआ होता, तो क्या होगा, अगर वो इंडिविजुअल मरा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पूरी की पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई तो फिर आगे चल के बैक्टीरिया का कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा। जैसे आज हम डायनासोर्स की बात कर रहे हैं कि डायनासोर्स अब खत्म हो चुके हैं, उनकी पूरी की पूरी प्रजाति खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में बहुत ज्यादा राइज हुआ था और उसके बाद ज्वालामुखी फटा था, जिसके कारण उनकी सारी की सारी जो प्रजातियां हैं वो सारी की सारी समाप्त हो गई थी। उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आ पाया था, उनमें कोई भी अडेप्टेशन नहीं आ पाया था, वेरिएशन नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से वो इंक्रीजिंग हीट को जो है वो सर्वाइव कर पाते। ठीक है, तो इसलिए स्पीसीज लेवल पे ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में तो चलो कोई बात नहीं, एक दो मरेगा, लेकिन अगर पूरी की पूरी प्रजाति खत्म हो जाती है तो नेक्स्ट जनरेशन जो है, आने वाली जो पीढ़ी है, उन्हें पता ही नहीं लग पाएगा कि ऐसा भी कोई हुआ करता था। जैसे कि मान लो बिल्ली का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, बिल्ली की अगर किसी एक जनरेशन में क्या हुआ, कोई मतलब चेंजेस आए, ठीक है, बदलाव आया एक किसी बिल्ली में, ठीक, और क्या हुआ कि टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा जिसके कारण उसका बॉडी जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाया और पूरा का पूरा स्पीसीज मर गया और सिर्फ एक इंडिविजुअल बिल्ली बच गई। तो वो इंडिविजुअल बिल्ली जो है वो कैपेबल तो नहीं होगी कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है, उसे भी चाहिए एक मेल एक फीमेल चाहिए तो ही वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो ठीक उसी तरीके से मतलब कि अगर मतलब कह सकते हैं कि अगर स्पीसीज लेवल की हम बात करें, दो या दो से ज्यादा बिल्लियों में अगर वो चेंजेस आएंगे, ठीक है, एक दो में नहीं भी आया लेकिन अगर ज्यादातर बिल्लियों में वो चेंजेस आएंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल जो है आपस में प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन कर सकते हैं, और जिसके बाद जो उनका बच्चा होगा वो उस इन्वायरमेंट में सस्टेन कर सकता है। तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि स्पीसीज लेवल पे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरिएशन, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ की टर्म्स जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, स्कैटर्ड स्ट्रक्चर जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई देते हैं, इसी को कहा जाता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसी को क्रोमोसोम्स कहा जाता है। लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस, इट अपीयर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड इट कैरीज जीन्स। इसी के अंदर जीन्स होते हैं। वो जो मैंने डीएनए की बात की, वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात की, वो सारा का सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो इसी के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर ही
प्रेजेंट होता है, और यही एक पेन ड्राइव की तरह काम करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन कैरियर का काम करता है, इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। बात कर लेते हैं जीन। अच्छा चलिए, जीन बात करने से पहले हम क्या बात कर लेते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है, एक नया स्लाइड ले लेते हैं, स्लाइड का लेआउट थोड़ा प्लेन रखते हैं क्योंकि इस पर लिखना है। अब इसको देख लेते हैं, चलिए देखिए क्रोमोसोम कैसा दिखाई देता है, तो क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है, ये क्रोमोसोम्स है। ठीक है, क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे, जब हम अनवाइंड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, डीएनए की तरह दिखाई देगा, मतलब क्रोमोसोम्स को जब अनवाइंड करते हैं तो इसमें क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए से मिलके बना हुआ होता है, इस तरीके से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब एक साथ जुड़ते हैं, प्रोटीन्स जब एक साथ जुड़ेंगे, ठीक है, कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, जब एक साथ जुड़ते हैं तो क्रोमोसोम्स बनता है। ठीक है, चलिए यहां पे अब क्या हो गया, यहां पे ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ठीक है, मान लेते हैं डीएनए का कोई पर्टिकुलर पोर्शन, ये जो है इसको कहा जाता है जीन, इसको कहा जाता है जीन। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम के अंदर उसको जब अनवाइंड करेंगे तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। और उस डीएनए में जब हम किसी पर्टिकुलर लेवल पे जूम करके अच्छे से क्लियरली विजिबल देखेंगे तो वहां पे प्रेजेंट होता है जीन, जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा हेयर कलर कैसा होगा, हमारा आई कलर कैसा होगा, ठीक है, नोज कैसा होगा, चिन कैसा होगा, मतलब एवरी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द जीन। जीन ही उसको कंट्रोल करता है। क्यों जीन कंट्रोल करता है, तो जीन के पास एक इंफॉर्मेशन होता है कि आपको इस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए इतना प्रोटीन सिक्रीट करना है, इतना प्रोटीन बनाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से जीन क्या करता है, प्रोटीन सिक्रीट करता है। अब जैसे क्या होता है, कैपिटल एच है, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, आगे चल के हम पढ़ने वाले भी कैपिटल एच, तो मान लेते हैं कि ये ज्यादा हाइट वाले लोगों के लिए, तो जीन के पास ये इंफॉर्मेशन रहेगा कि आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन सिक्रीट करना है। तो वो ज्यादा प्रोटीन सिक्रीट करेगा, जिसके कारण पर्टिकुलर पर्सन का जो हाइट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर यही प्रोटीन कम सिक्रीट करता है, जीन के पास इंफॉर्मेशन कि हमें कम ही मतलब प्रोटीन सिक्रीट करना है, बनाना है, तो क्या करेगा, फिर कम प्रोटीन बनाएगा, और कम प्रोटीन बनाएगा तो इंसान का हाइट छोटा होगा। तो मतलब जीन जो है वो हमारे पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं अब जीन का डेफिनेशन क्या हुआ। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब आपने अभी देखा ना कि कैसे हर चीज को कंट्रोल करता है, तो ये फंक्शनल यूनिट कहलाता है हेरिडिटी का, प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज अ पीस ऑफ द डीएनए दैट कोड्स फॉर अ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, प्रोटीन बनाता है। जैसे ये देखिए क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को जैसे जैसे अनवाइंड किया तो क्या बना, डीएनए बना, इस तरीके से डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए बना, और डीएनए का पर्टिकुलर पोर्शन जो किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको जीन कहते हैं। ठीक, क्लियर, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, ये सारा चीज क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, कैरेक्टर किसको कहते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर तो बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, आप अपने डेली लाइफ में सुनते भी हैं कि कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर कैसा है, उसका कैरेक्टर, कैरेक्टर असैसिनेशन जो ऐसा वर्ड है कि सोसाइटी में किया जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये किया जाता है, तो आप कैरेक्टर के बारे में सुनते हो। तो कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है, जो दिखता है। ठीक है, दिखता है, तो दिखने वाले को क्या कहते हैं, फिनोटाइप। तो इट डिटरमाइंस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, दैट इज फिनोटाइप। ठीक है, जैसे कि हमारा हाइट हो गया, हमारा कलर कैसा है, हमारा शेप कैसा है, तो ये सारी चीजें जो हो गई वो हमारा कैरेक्टर हो गया, द फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जो इंडिविजुअल का फीचर है, ठीक है, वो लंबा है, मोटा है, पतला है, ठीक, गोरा है, काला है, जैसा भी है, तो वो क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, उसके फीचर्स हो गए, उसी को कैरेक्टर कहते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एलील क्या होता है।
एलील बेसिकली होता है वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। कोई एक, अब जैसे मैंने बताया कि डीएनए के ऊपर पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम दैट इज नोन एज एलील। जैसे मान लेते हैं कि आई कलर के लिए हमने क्या ले लिया, ई जीन ले लिया, तो यहाँ पे ई, तो यहाँ पे भी ई। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे स्मॉल ई, तो यहाँ पे स्मॉल ई हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्लड टाइप के लिए हम मान लेते हैं कैपिटल बी, कैपिटल बी, यहाँ पे हो गया कैपिटल बी, और स्मॉल मतलब यहाँ पे मान लेते हैं स्मॉल बी, स्मॉल बी, ठीक है। तो वन ऑफ द डिफरेंट मतलब एक ही किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, एक ही किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जब दो जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो उनको क्या कहा जाता है, अलील्स कहा जाता है, ठीक है। अलील्स क्लियर। चलिए बढ़ते हैं ट्रेट के ऊपर। ट्रेट क्या होता है, तो किसी व्यक्ति के चरित्र या व्यक्तित्व की विशेषता जो होती है उसको ट्रेट कहा जाता है। अब ये तो हिंदी हो गया कि व्यक्ति के चरित्र या व्यक्ति की विशेषता। चलिए ट्रेट क्या होता है, जो हमें मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, डीएनए के थ्रू जो हमारे अंदर आता है उसको क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। तो एन इनहेरिटेड ट्रेट दैट इज द फीचर्स विच इज नॉर्मली इनहेरिटेड एंड हैज इट डिटेक्टेबल वेरिएंट टू, ठीक है। हियर टॉल एंड ड्वार्फ आर द ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर। हाइट, मान लेते हैं कि हाइट जो है हम कहते हैं ये पर्टिकुलर पर्सन का हाइट है, तो हाइट दो तरह का होता है ना, टॉल, ठीक है, और एक होता है ड्वार्फ। तो ये क्या हो गया, ट्रेट हो गया। ट्रेट जो कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफर होता है। अगर हमारे पेरेंट्स टॉल होंगे तो हम भी टॉल होंगे, अगर हमारे पेरेंट्स ड्वार्फ होंगे तो हम भी ड्वार्फ होंगे। वो पर्टिकुलर उसी को क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं, जो कि दिखता है, ठीक है। जो फीचर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं, देख करके बता सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। अब ट्रेट जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट और एक होता है अक्वायर्ड। इनहेरिट करना मतलब होता है ग्रहण करना। ग्रहण कहां से करेंगे, तो ये पेरेंट्स से जो ट्रेट हमें मिलता है उसको इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं, और अक्वायर्ड जो वातावरण से हमें मिलता है, जो बाहरी वातावरण से हमें मिलता है, उसको क्या कहते हैं, अक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं। मैंने अच्छे से स्लाइड प्रिपेयर किया है ताकि आपको हर एक जो डिटेल है, हर एक पर्टिकुलर डिटेल वो आपको अच्छे से मिल सके। तो इनहेरिटेड ट्रेट का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, जो पेरेंट्स से मिला हो उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। और ऐसा ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि डेवलप हुआ हो इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, वातावरण के रिस्पॉन्स से, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। जैसे अब क्या हो गया कि कोई एक चूहा है, ठीक है, चूहे की पूंछ कट गई, ठीक, तो पूंछ कटना दैट इज अक्वायर्ड ट्रेट। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो होगा उसका बच्चा होगा, ऐसा नहीं है कि अब उसका पूंछ कट गया तो उसका जो बच्चा होगा उसका भी पूंछ कटा ही हुआ होगा, उसका भी पूंछ कटा ही हुआ। ये उस जनरेशन के लिए उसके वातावरण से, उसके आसपास से, उसके एनवायरनमेंट से उससे हुआ है, उसमें उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं, तो इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, अक्वायर्ड ट्रेट कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा होता कि उस चूहे का जो मतलब अगला जनरेशन होता, ठीक है, उसका पूछ, इसका पूछ कटा, तो अगला जनरेशन का भी जो बच्चा होता उसका भी अगर पूछ कटा हुआ होता, तो क्या हो जाता, वो इनहेरिटेड ट्रेट हो जाता। इनहेरिट किया था वो उसने अपने प्रीवियस जनरेशन से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इनहेरिटेड और अक्वायर्ड में क्लियर कट डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इनहेरिटेड ट्रेट जो होता है वो होता है ड्यू टू द चेंजेस इन द जीन्स, और जो हमारा डीएनए होता है उनमें जो बदलाव होते हैं उनकी वजह से इनहेरिटेड ट्रेट जो होता है या फिर बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। जबकि अक्वायर्ड ट्रेट में डीएनए के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन में भी कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन का पेन ड्राइव तो डीएनए है। अब डीएनए में कोई चेंज होगा नहीं, पेन ड्राइव में कोई चेंज होगा ही नहीं, तो अगले जनरेशन में भी कोई चेंज नहीं आता है। अच्छा, इनहेरिटेड ट्रेट जो है वो होता है पास एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है, जबकि अक्वायर्ड ट्रेट जो है वो पास नहीं होता। अभी मैंने चूहे का एग्जांपल दिया कि उसका अगर पूंछ कटा है तो जरूरी नहीं कि अगले जनरेशन का भी पूंछ कट जाए, तो वो क्या हो गया, अक्वायर्ड ट्रेट हो गया। अच्छा, इनहेरिटेड ट्रेट के कुछ एग्जांपल जैसे रेड कर्ली हेयर, जैसे मम्मी पापा के अगर घुंघरेले बाल है तो बच्चे के भी होते हैं। ब्राउन आईज है तो ब्राउन आईज होंगी, ब्लू आईज होंगी, ठीक है, ब्लू आईज भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से अब अक्वायर्ड ट्रेट की बात कर लेते हैं। तो जैसे साइकिलिंग आता है, माँ या पिताजी को साइकिलिंग आता है तो जरूरी नहीं कि जो बच्चा है उसको भी साइकिलिंग आए। मम्मी पापा को स्विमिंग आता है तो जरूरी नहीं कि बच्चा है उसको भी स्विमिंग आए, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होता है।
तो चलिए अब बात करेंगे कुछ और टर्म्स के बारे में। तो हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, जिसके बारे में हमें कुछ टर्म्स जो मैंने आपको बोला कि हमें पढ़ना है, तो वो है डोमिनेंट एलील की। डोमिनेंट एलील किसको कहते हैं? तो डोमिनेंट एलील बेसिकली एन एलील हुज फिनोटाइप विल बी एक्सप्रेस्ड, मतलब ऐसा एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील, दूसरे एलील के प्रेजेंस में भी उसको क्या कहेंगे? डोमिनेंट एलील कहेंगे। ठीक है, और डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि हाइट के लिए दो कैरेक्टर्स हमने लिए, एक होगा टॉल, दो ट्रेट, एक टॉल एक हो गया ड्वार्फ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये हमने क्या किया, टॉल को दिखाया कैपिटल टी से, ठीक है, और ड्वार्फ को दिखाया स्मॉल टी से। ठीक, तो ये वाला जो है अगर दूसरा वाला प्रेजेंट रहता है, ये ड्वार्फ वाला जो अगर प्रेजेंट रहता है तब भी ये अपना कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो करेगा इसके प्रेजेंस में। दूसरे वाले को अपना कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने नहीं देगा, लेकिन ये अपना कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे वाले के प्रेजेंस में भी शो करेगा। इसी को क्या कहते हैं? डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व, प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट एलील कहते हैं। जैसे अमेरिका का प्रभाव जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान कुछ भी फैसला लेगा तो उसको चेंज करवा सकता है अमेरिका। तो वही क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया ना, कि हम अपने सामने तुम्हारी नहीं चलने देंगे, वही डोमिनेंस हो गई। तो यहाँ पे कैपिटल टी या कैपिटल लेटर्स में जो भी चीज लिखा हो, जो भी कैरेक्टर कैपिटल लेटर्स में लिखा हो, उनका क्या होता है? डोमिनेंस होता है, और वो दूसरे वाले के प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर शो करेंगे, दूसरे वाले को अपना कैरेक्टर शो करने नहीं देते। ठीक है, पहले रिसेसिव एलील समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एक एग्जांपल की, और उसके थ्रू आपको दोनों क्लियर हो जाएगा। और मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ोगे तो उसमें तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो रिसेसिव एलील किसको कहते हैं? तो रिसेसिव एलील वो होता है, वो एलील होता है जो सिर्फ अपने वाले के प्रेजेंस में अपने जैसा, जब उसका एग्जैक्ट कॉपी उसकी तरह दिखाई देने वाला प्रेजेंट होगा तो ही अपना कैरेक्टर शो करेगा, अदरवाइज वो अपना कैरेक्टर शो नहीं करता है। उसी को क्या कहते हैं? रिसेसिव एलील कहते हैं। तो एन एलील विच गेट मास्क्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, मतलब कि डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में अपना जो कैरेक्टर है, जो फीचर है, वो शो नहीं करेगा, एंड ओनली कैन affect the phenotype in the absence of the dominant allele, और सिर्फ तभी वो अपना कैरेक्टर दिखाएगा जब डोमिनेंट एलील नहीं होगा। डोमिनेंट नहीं होगा इसका मतलब अपने जैसा होगा, और अपने जैसा होगा तो ही वो अपना कैरेक्टर शो करेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर टी, स्मॉल टी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो है ये हाइट के लिए, मतलब ड्वार्फनेस के लिए, ठीक है, ड्वार्फनेस के लिए यहाँ पे स्मॉल टी दिखाया गया है। टॉलनेस जो है, लंबाई जो है, उसको मान लिया गया डोमिनेंट कैरेक्टर, और डॉर्फनेस को रिसेसिव कैरेक्टर। तो कैपिटल टी वाला स्मॉल टी वाला है तो भी वो अपना कैरेक्टर शो कर लेगा, कैपिटल टी वाला कैपिटल टी है तो भी अपना कैरेक्टर शो कर लेगा, लेकिन स्मॉल टी वाले को अपना कैरेक्टर शो करने के लिए अपने जैसा ही दो जीन प्रेजेंट होना जरूरी होता है, तो ही वो अपना कैरेक्टर शो कर पाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, आप हैं, किसी बात पे बहस हो गई, ठीक है, तो बहस हो गई तो उन्होंने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन अल्टीमेटली किसकी बात मानी जाएगी? अल्टीमेटली तो आपके पिताजी की बात मानी जाएगी। ठीक है, ये बाप बाप होता है तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, जो ये डोमिनेंट वाला है, समझ लीजिए कि ये फादर है, और जो ये रिसेसिव वाला है, ये जो दूसरा स्मॉल वाला, स्मॉल लेटर, ठीक है, ये सन है। तो यहाँ पे दोनों फादर और सन के बीच में किसकी चलेगी? हमेशा फादर की चलेगी, इसीलिए डोमिनेंट वाला अपना कैरेक्टर शो करेगा, रिसेसिव वाला अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा। लेकिन जब आप अपने भाई बहन के बीच में होते हैं, सिबलिंग्स के बीच में होते हैं, तो वहां पे आप अपनी बात मनवा सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप अपनी बात मनवा सकते हैं। तो सेम वही कंडीशन है कि देखिए स्मॉल टी दोनों सिबलिंग्स हैं, तो दोनों एक साथ हैं, तो इसलिए वो दोनों क्या कर सकते हैं? अपना कैरेक्टर शो कर सकते हैं। लेकिन अपने से बड़ा जब होगा कोई तो वो अपना कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। यही होता है डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट वाला रिसेसिव के प्रेजेंस में भी अपना कैरेक्टर शो करता है, और रिसेसिव वाला डोमिनेंट के प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हाइब्रिड किसको कहते हैं? ठीक है, हाइब्रिड के बारे में, हाइब्रिड सीड्स के बारे में सुना होगा, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म के बारे में सुना होगा। व्हेन वी आर हाइब्रिड, तो आखिर हाइब्रिड किसमें किसको कहेंगे? ठीक है, तो ऐसा इंडिविजुअल जिसमें दो अलग टाइप के जो एलील्स है वो प्रेजेंट होते हैं सेम ट्रेट के लिए, उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं।
ठीक है। जैसे हाइट का एग्जांपल अभी तक हम लेते हैं तो हाइट से ही समझेंगे कि हाइट में ही कैपिटल टी जो है वो डिनोट करता है टॉलनेस को, और स्मॉल टी जो है वो डिनोट करता है ड्वार्फनेस को। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ये दोनों जीन प्रेजेंट हो और वो पर्सन लंबा होगा, ठीक है, लंबा होगा, तो वो पर्सन और क्या कहलाएगा, लंबाई तो होगा, क्योंकि कैपिटल टी अपना कैरेक्टर शो करेगा, डोमिनेंस शो करेगा, स्मॉल टी को करने नहीं देगा। लेकिन उसका जो ये अलील है, ये जो है ये क्या कहलाएगा, हाइब्रिड अलील कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट अलील्स जो है सेम ट्रेट के लिए, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए प्रेजेंट है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, हाइब्रिड कहा जाएगा। क्लियर है? हाइब्रिड किसको कहेंगे? अब ये डेली लाइफ में अगर हाइब्रिड का यूज होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि दो चीजों का जो क्रॉस होता है, दो अलग अलग जो एलील्स होते हैं उनका जो क्रॉस होता है एक किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, एक ट्रेट के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अब जीनोटाइप की। जीनोटाइप क्या होता है? तो जेनेटिक कंपोजिशन जो होता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, किसी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है उसको कहते हैं जीनोटाइप। जैसे कोई आदमी जो है कैपिटल टी है, इसका मतलब कैपिटल टी मतलब टी जो है वो हम टॉलनेस दिखाने के लिए कर रहे थे, तो इसका मतलब वो पर्सन कैसा होगा, टॉल होगा। अगर मान लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहां पे भी हमने देखा कि टी जो है वो अपना डोमिनेंस शो करता है, स्मॉल टी अपना डोमिनेंस शो नहीं करता है, तो इसको क्या कहेंगे, ये भी पर्सन जो होगा वो टॉल होगा। अच्छा, उसके बाद स्मॉल टी है, तो यहाँ पे ये पर्सन कैसा होगा, स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है और डार्कनेस को शो करता है, और यहाँ पे दोनों जो है वो एक जैसे ही हैं, तो इसलिए वो पर्टिकुलर पर्सन जो होगा वो कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, छोटा होगा, छोटे हाइट का होगा। ठीक है, तो जो जेनेटिक कंपोजिशन हमारे बॉडी का जो जीन्स है उसका जो कंपोजिशन, उसके बेसिस पे जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को जज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जीनोटाइप। ठीक है, जेनेटिक कंपोजिशन को देख करके, हमारे बॉडी के अंदर के जो जीन्स हैं उनको देख करके जब हम कैरेक्टराइज करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसको जीनोटाइप कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट फिनोटाइप की, कि फिनोटाइप किसको कहते हैं? तो फिनोटाइप होता है अपीयरेंस के बेसिस पे जब हम जज करते हैं कैसा दिखता है, द एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप विच इज ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जैसे कैपिटल टी है वो तो जीन्स में है, लेकिन उसके कारण वो पर्सन कैसा दिखाई दे रहा है, टॉल दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका फिनोटाइप हो गया। ठीक है, फिनोटाइप हो गया। ठीक, स्मॉल टी है उसके कारण वो पर्सन कैसा दिखाई दे रहा है, वो पर्सन जो है वो ड्वार्फ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ड्वार्फ दिखाई दे रहा है, तो वो उसका क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। मान लेते हैं आर आर रेड कलर को शो कर रहा है, तो ये आर आर कंपोजिशन की वजह से कोई सीड जो है वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो वो उसका क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। अपीयरेंस के बेसिस पे जब हम जज करते हैं, जो हमें दिखाई देता है उसके बेसिस पे जब हम जज करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, फिनोटाइप कहा जाता है। क्लियर? फिनोटाइप किसको कहते हैं, जीनोटाइप किसको कहते हैं? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और एक और टर्म है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जो मेंडल इसमें सबसे मेन माने जाते हैं, जिनके बारे में आगे हमें देखना भी है नेक्स्ट स्लाइड में, उन्होंने क्या किया था जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि पहली बार में एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर के, एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाया था। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस्ड इन विच इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड, जिसमें हमें सिर्फ एक कैरेक्टर को देखना होता है, सिंगल कैरेक्टर को हम देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कैरेक्टर, तो उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड जब सिंगल कैरेक्टर, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, मोनो का मतलब होता है वन, तो जब हम सिर्फ एक किसी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के और उसको क्रॉस करवाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के और उसके बाद उसको क्रॉस करवाते हैं, जैसे डाई में क्या है, टू, डाई का मतलब होता है टू, तो जब दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के क्रॉस करवाएंगे और उसके रिजल्टेंट को ऑब्जर्व करेंगे, तो उसी क्रॉस को क्या कहा जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो अ क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज साइमल्टेनियसली स्टडीड, दो कैरेक्टर्स को पढ़ा जाएगा, उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है।
तो मेंडल ने क्या किया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने सिर्फ पेड़ के टॉलनेस और ड्वार्फनेस मतलब कि हाइट को कैरेक्टर मान करके हाइट ट्रेट की स्टडी की, इसकी स्टडी की मोनोहाइब्रिड में। और डाई हाइब्रिड में उन्होंने क्या किया, डाई हाइब्रिड में उन्होंने जो सीड का शेप था, ठीक है, और जो सीड का कलर था, कलर प्लस शेप, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, इसलिए इस क्रॉस को क्या कहा जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। और जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के स्टडी किया उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो मोनो और डाई क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। होमोजाइगस किसको कहते हैं और हेट्रोजाइगस किसको कहते हैं? तो होमोजाइगस बेसिकली जो होता है जब सेम टाइप के, होमो मतलब क्या होता है, सेम टाइप, ठीक है, एक आइडियल सिचुएशन को होमो, आपने पहले पढ़ा है होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस जो मतलब अक्रॉस द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन सेम रहता है तो उसको होमोजीनियस कहते हैं, और जो अक्रॉस द मतलब सॉल्यूशन कंसंट्रेशन जिसका सेम नहीं होता उसको हेट्रो कहते हैं। तो होमो मतलब सेम, ठीक है, यहां से आप निकालिए कि होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल possesses अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल जीन, अब किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए एक आइडेंटिकल जीन होगा जो कि किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता होगा, ठीक है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता होगा, उसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं टॉलनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल टी, ठीक है, दोनों सेम जो एलील्स है वो प्रेजेंट है यहाँ पे। उसके बाद ड्वार्फनेस को, ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल टी, यहाँ पे भी सेम टाइप का एलील है। तो यहाँ पे इन दोनों एलील्स को जो है वो होमोजाइगस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, होमोजाइगस, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। लेकिन अगर यहीं पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है, तो इसको होमोजाइगस नहीं कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेम एलील नहीं है, अलग अलग एलील सब प्रेजेंट है, ठीक है। तो अलग अलग एलील्स प्रेजेंट है तो उनको होमोजाइगस नहीं, उनको कुछ और टर्म कहा जाता है, उनको कहा जाता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या होता है कि अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल हैज अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग जीन्स फॉर एनी वन कैरेक्टर एंड विल नॉट ब्रीड ट्रू फॉर दिस कैरेक्टर, ठीक है, दैट इज नोन एज हेट्रोजाइगस, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें सेम टाइप के एलील्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है किसी पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर के लिए, ठीक है, अलग अलग एलील्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा हेट्रोजाइगस। और जो सेम टाइप का होता है उसको होमोजाइगस। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं प्रोजेनी किसको कहते हैं। तो प्रोजेनी का मतलब हो गया जो हमारा डिसेंडेंट होता है, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन होता है, जो डॉटर सेल्स या डॉटर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जो अगला पीढ़ी होता है उसको प्रोजेनी कहा जाता है, ठीक है। साइंटिफिक या बायोलॉजिकल टर्म में इसको क्या कहा जाएगा, प्रोजेनी कहा जाएगा। प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन, क्या कहा जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन कहा जाता है। बात करते हैं गैमीट्स की। तो गैमीट्स रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बुक के अंदर कि गैमीट्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सके, या फिर मैंने आपको ऊपर बताया कि स्पर्म और जो ओवम या एग होता है, ठीक है, ओवम या एग होता है उसको क्या कहते हैं, गैमीट्स कहते हैं। और ये गैमीट्स क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में या जाइगोट के फॉर्मेशन में दोनों के फ्यूजन के बाद वो हेल्प करते हैं। ये दोनों फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। तो बिफोर फ्यूजन जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो रेडी होते हैं फ्यूजन के लिए, इनको पर्टिकुलरली क्या कहा जाएगा, गैमीट कहा जाएगा। इनको पर्टिकुलरली क्या कहा जाएगा, गैमीट्स कहा जाएगा। तो ये हो गया मेल गैमीट, ठीक है, ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट। क्लियर, मेल और फीमेल गैमीट। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो फादर हैं, ठीक है, जेनेटिक्स के जो फादर माने जाते हैं ग्रेगर मंडल, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है।